बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक संकेतन। तो जर्मन वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक हैं जर्मनी के, अल्फ्रेड अल्फ्रेड स्टॉक के अनुसार, अब हम इनको समझें। पहले क्या है कि जब यौगिकों में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन संख्या में कोष्ठक में लिखा जाता है, तब इसे ही स्टॉक संकेतन कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए। जब यौगिकों में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन संख्या में कोष्ठक में लिखा जाता है, तब इसे ही स्टॉक संकेतन कहते हैं। इतना समझ गए। अब इसका हम एक आध उदाहरण लेते हैं। जैसे AuCl3, SnCl2, SnCl4, HAuCl4, Tl2O, FeO, Fe2O3, CuI, CuO, MnO, MnO2, Al2O3, ZnO, ये इतने पर्याप्त हैं। अब हमें केवल धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को लिखना है साथ में। कैसे लिखेंगे? Au, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? +3 होगी, क्योंकि इसके साथ माइनस का 3 Cl लगे तो x बराबर +3 होगा। और उस 3 को रोमन अंक में ऐसे लिखेंगे, 3rd Cl3। समझ में आ गया? यहाँ Sn, इस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था 2 होगी, तो यहाँ लिखेंगे 2nd Cl2। यहाँ धातु की 4 होगी, तो यहाँ लिखेंगे Cl4। यहाँ इस धातु की 4 माइनस का 1 प्लस का है, तो 3 होगी, तो लिखेंगे Au 3rd Cl4। यहाँ थैलियम की बताए 1 होगी, क्योंकि 2 हैं और यहाँ -2 है, तो 1st O। यहाँ Fe की 2nd होगी, यहाँ Fe की 3rd होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 हैं यहाँ पर, तो माइनस का 6 और 2x बराबर -6, 2x - 6 बराबर 0, तो 2x बराबर +6 और x बराबर 6/2 यानी 3, O3। यहाँ I की -1 होती है, तो इसकी 1 हो जाएगी, Cu 1st I। इसकी -2 होती है, तो इसकी 2nd हो जाएगी, O। Mn की आपको मालूम होना चाहिए, O लगा है इसमें, तो 2nd हो जाएगी। इसकी MnO के 2 लगे हैं, तो 4 हो जाएगी, O2। यहाँ पर 2 Al के साथ 3 ऑक्सीजन, यानी 2x - 6 बराबर 0, तो 2x बराबर +6, तो x बराबर +3, तो Al2 3rd O3। यहाँ जिंक के साथ 1 ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन की -2 होती है, तो इसकी 2 हो जाएगी, तो जिंक 2nd O। ये अच्छे से समझ में आ गया। हम एक बार फिर से इसको बता दे रहे हैं क्या है। जैसे AuCl3 में पहले हम Au की ऑक्सीकरण अवस्था निकालें, x, Cl की -1 होती, 3 है तो -3 बराबर 0, x बराबर +3 आई,
तो हम Au को कैसे लिखेंगे, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन अंक में लिख दे और फिर Cl3 लगा दे, बस। समझ में आ गया? ये उत्तर हो गया इसका। अगर हम इसकी निकालें HAuCl4 में Au की ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो +1 + x, Cl की -1 होती है, 4 है, तो -4 बराबर 0, तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर +3। अब हमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसे लिखेंगे, HAu और इसकी 3 है तो 3rd Cl4। समझ में आ गया? किसी और की देखते हैं, जैसे MnO2 में Mn की निकालेंगे तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर +4। कैसे लिखेंगे, Mn इतना हो गया। Al2O3 की देखें तो +2x - 6 बराबर 0, क्योंकि O की -2 होती है, 3 है तो -6 बराबर 0, तो 2x बराबर +6, तो x बराबर +3। अब हम यहाँ कैसे लिखेंगे, Al2 3rd O3। तो ये स्टॉक संकेतन रहा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम एक और उदाहरण लेते हैं, CuSO4 कैसे लिखेंगे, पहले हमें Cu की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है x, और सल्फेट आयन होता है जिसके ऊपर 2 माइनस लगे होते हैं, तो सीधे सीधे लिख देंगे -2 बराबर 0, तो x बराबर +2। अब इसका कैसे लिखेंगे, Cu सेकेंड SO4। हमारे ख्याल से अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, स्टॉक संकेतन के बाद ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ छांटने होते हैं, जिन्हें ऑक्सीकरण संख्या के माध्यम से छांटना है, और एक एक उदाहरण लेकर के हम आपको अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं। पहला एक उदाहरण ले लेते हैं, H2S + Cl2, इससे बनता है 2HCl + S। तो पहले एक अर्ध अभिक्रिया लिखते हैं, अर्ध अभिक्रिया H2S और इससे बनाते हैं S। परिवर्तन देखेंगे हम, इन दोनों में केंद्रीय परमाणु सल्फर है, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या दोनों में निकालेंगे। तो H की +1 होती है, 2 + x बराबर 0, तो x बराबर -2, और ये मुक्त अवस्था यानी स्वतंत्र अवस्था का परमाणु है, तो इसकी 0 होगी। अब यहाँ ऑक्सीकरण संख्या -2 से 0 हो रही है, यानी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। अतः यह क्या हो गया, जब भी किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तब उस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर हमें यहां पता चल गया कि उपरोक्त अर्ध अभिक्रिया में H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब हम दूसरी अर्ध अभिक्रिया निकालेंगे। दूसरी अर्ध अभिक्रिया क्लोरीन, इससे बनाते हैं 2HCl। इन दोनों में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। क्योंकि ये गैसीय अवस्था का अणु है, उदासीन है, तो 0। यहाँ पर H की +1 है और Cl की +x है, बराबर 0, तो x बराबर -1। और 0 से -1 का मतलब है कि यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो गई, और जब भी कमी होती है ऑक्सीकरण संख्या में, तब इस अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन। क्या बोलेंगे, अपचयन। तो उपरोक्त अर्ध अभिक्रिया में क्लोरीन का, Cl2 का अपचयन हो रहा है। इतना तो समझ में आ गया होगा
कि हमने किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हुआ, ये तो हमने निकाल लिया। अब हमको यह चेक करना है क्या कि H2S का ऑक्सीकरण, क्लोरीन का अपचयन। तो H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है तो कर कौन रहा है? कर रहा है यह पड़ोस वाला क्लोरीन। इसका ऑक्सीकरण अपने आप नहीं हो रहा, ये कर रहा है। और इस क्लोरीन का अपचयन हो रहा है तो क्लोरीन का अपचयन अपने आप नहीं हो रहा, ये कर रहा है। ठीक है, तो इनका ऑक्सीकरण कौन कर रहा है? क्लोरीन। इसलिए क्लोरीन क्या हो गया? ऑक्सीकारक। और क्लोरीन का अपचयन हो रहा है तो कर कौन रहा है? H2S। तो H2S क्या हो गया? अपचायक। बस यही चीज हमको यहाँ पर लिखनी है। कैसे लिखेंगे ये ध्यान से देखें। अभी हमने बताया कि उपरोक्त अभिक्रिया में क्लोरीन किसका ऑक्सीकरण कर रहा है? H2S का। ये H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है तो कौन कर रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन H2S का ऑक्सीकरण कर रहा है, अतः क्लोरीन एक अपचायक पदार्थ है। गड़बड़ हो गया। क्लोरीन एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। ठीक है, फिर से बोल दें। यहाँ H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये आपने देख लिया, ये लिखा ना H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो कौन करेगा? क्लोरीन करेगा। तो उपरोक्त अभिक्रिया में क्लोरीन H2S का ऑक्सीकरण कर रहा है, अतः क्लोरीन एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। जबकि H2S क्लोरीन का अपचयन कर रहा है। देखें, क्लोरीन का अपचयन हो रहा है तो क्लोरीन का अपचयन कौन करेगा? H2S करेगा। तो H2S क्लोरीन का अपचयन कर रहा है, अतः H2S एक अपचायक पदार्थ है। इतना समझ में आ गया? ये तो एक तरीका है जो हमने इस प्रकार से बताया। अब इसका एक दूसरा मेथड लेते हैं। और हमें याद रखना है कि ऑक्सीकारक कौन होते हैं। हम परिभाषा यहाँ पर एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। वे पदार्थ जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है वे ऑक्सीकारक कहलाएंगे। तो अपचायक कौन है? वे पदार्थ जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। तो इतना समझ में आया? अब यहां पर देखें, H2S यहां ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, अतः H2S अपचायक है। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, अतः क्लोरीन ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? चूंकि उपरोक्त अभिक्रिया में H2S की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, अतः H2S अपचायक पदार्थ है। क्लियर हो गया? जबकि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, अतः क्लोरीन ऑक्सीकारक पदार्थ है।
अब ये अच्छे से समझ में आ गया। हमने एक उदाहरण को दो अलग अलग विधियों से आपको बताया है कि कौन आक्सीकारक है और कौन अपचायक है। बच्चों एक दूसरा उदाहरण लेते हैं और इसमें पहली अर्ध अवक्रिया ले H2SO3, इससे बनेगा 3S। इन दोनों में S की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। H की +1 होती है तो +2 +X, और O की -2 होती है 3 तो -6 बराबर 0, तो X बराबर +4। और यहाँ उदासीन अणु है, स्वतंत्र अवस्था का अणु है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। तो यहाँ 4 से 0 हो गई, अर्थात कमी हो गई। और जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तब उस अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन। ठीक है, चूंकि H2SO3 की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, अतः H2SO3 एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। अब समझ में आ गया H2SO3 क्या है, एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। अब हम दूसरी अभिक्रिया लेते हैं H2S। आगे संख्या लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे बनेगा S। यहाँ भी 3S है तो हमने खाली S लिखा है। इन दोनों में S की ऑक्सीकरण संख्या निकालें। H की +1 होती तो +2 +X बराबर 0, तो X बराबर -2, और यहाँ X बराबर 0 आएगा, क्योंकि स्वतंत्र अवस्था का अणु है। -2 से 0 हो रही है तो ये क्या हुई, वृद्धि हुई। और जब भी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तब उस अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, तो चूंकि H2S की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, अतः H2S एक अपचायक पदार्थ है। अभी आप लोग अच्छे से समझ में आ गया है। एक दूसरा उदाहरण ले लिया हमने, Cl2 + H2O2 बनेगा HCl + O2। तो पहली अर्ध अभिक्रिया क्या है, अर्ध अभिक्रिया Cl2 से बनेगा HCl। इन दोनों में Cl की निकालेंगे, यहाँ 0 आएगी, यहाँ +1 +X बराबर 0, X बराबर -1। 0 से -1 ये हो गई कमी। कमी हो गई तो ये अभिक्रिया हो गई अपचयन की। अब हम क्या बोलेंगे, चूंकि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, अतः क्लोरीन ऑक्सीकारक पदार्थ है। इतना समझ में आ गया। दूसरी अर्ध अभिक्रिया, दूसरी अर्ध अभिक्रिया क्या है कि H2O2 इससे बना O2। इन दोनों में O की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। +2 +2X बराबर 0, तो 2X बराबर -2, X बराबर -1, तो यहाँ X बराबर 0, -1 से 0, ये हो गया वृद्धि। और वृद्धि होती है तब अभिक्रिया ऑक्सीकरण की होती है। जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तब उस अर्ध अभिक्रिया को कहेंगे ऑक्सीकरण। क्योंकि H2O2 की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, अतः H2O2 अपचायक पदार्थ है। अच्छे से समझ में आ गया, H2O2 क्या है, अपचायक पदार्थ है।